नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यादें 2025 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। साल 2025 जाने को है और 2026 आने को है। ऐसे में इस साल 2025 में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, बहुत सारी यादें हमने संजोई है और बहुत से ऐसी बातें हुई है जिसने हमको कभी हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी हमें सिखाया भी और कभी हमें ये बताया भी कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ऐसे में इन तमाम घटनाक्रमों को, इन तमाम यादों को, खबरों को एक साथ संजोकर समेटकर आपके सामने लेकर आए हैं हम यादें 2025 देश। जी हां, देश भर की तमाम वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे जो 2025 में बेहद महत्वपूर्ण थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम यादें 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को कांटे के मुकाबले में 675 वोटों से हार मिली। नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कांटे के मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 वोटों से मात दी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ ही 6 कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सुद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी उनके साथ शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को आयोजित किया गया। सरदार मेमोरियल, गांधी आश्रम और साबरमती के तट पर आयोजित इस अधिवेशन में बहुत कुछ खास रहा। यह आयोजन इसलिए भी खास था क्योंकि 100 साल पहले कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इसके साथ ही साल 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इसी वजह से यह आयोजन बेहद खास हो गया। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्फ विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद, चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया, जिससे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान हुई। राज्यसभा में विधेयक पर तकरीबन 14 घंटे तक बहस हुई और पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा में करीब 12 घंटे तक इस पर बहस होती रही और जिसके बाद इसे मंजूरी मिली, जिसमें कि 288 मत इसके पक्ष में पड़े, 232 मत इसके विपक्ष में पड़े। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला ने इस चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रेमलता को शिकस्त दी। भाजपा के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को कुल 19 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को सिर्फ 17 वोट ही मिल पाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बता दें कि पिछले साल मेयर चुनाव के दौरान ही काफी हंगामा हुआ था। वोटों की गिनती को लेकर धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद वीडियोग्राफी के जरिए वोटिंग पूरी की गई। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। 243 सीटों वाली बिहार की विधानसभा में एनडीए में शामिल बीजेपी को 89 सीटें, जबकि जेडीयू को 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर को 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को करारा झटका लगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम नतीजों के मुताबिक आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई एमएल 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सीपीएम को 1-1 सीट पर संतोष करना पड़ा। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हरा दिया। 98.20% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इसमें से 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 781 हो गई। कुल 767 सांसदों ने वोट डाले। परिणाम में राधाकृष्णन के पक्ष में 252
प्रथम वरीयता के वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही मिल पाए। कुल 15 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। बिहार में चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया, जिसमें 7,41,92,357 मतदाताओं की फाइनल सूची तैयार की गई। खास बात यह रही कि इस बार वोटर लिस्ट में 14 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं को शामिल किया गया। इनमें अधिकतर ऐसे थे जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच रही है। वहीं 1725 थर्ड जेंडर मतदाताओं की भी सूची में उनका भी उल्लेख किया गया। सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची का प्रारूप अंतिम तौर पर उपलब्ध करा दिया गया। भारत में आजादी के 77 साल बाद कानून में सबसे बड़ा बदलाव किया गया। सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को लागू कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया। वहीं बेमेतरा जिला कोर्ट ने नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस के कानून के तहत प्रदेश में पहली बार हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह ऐतिहासिक फैसला 9 अप्रैल 2025 को सुनाया गया। मामले में आरोपी ओम प्रकाश उर्फ रज्जू मंडावी को अपने दोस्त दिनेश यादव उर्फ दिनू की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े हुए मामले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपए के मुचलके पर यह जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बोलेंगे। वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी वही शर्तें सीबीआई के केस में भी पूरी तरीके से लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम के और जेल के लिए अपवाद है और कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो पा रही हो। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में अनुमानित स्वीकृति यानी कि डिम्ड असेंट नहीं दे सकती है। डिम्ड असेंट को आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है मंजूरी के लिए तो वो समय पर जवाब अगर नहीं देते हैं तो कानून ये मान लेता है कि इसे मंजूरी दे दी गई है, यानी कि बिना बोले भी इसे हाँ ही माना जाता है। गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प होते हैं, या तो उसे मंजूर करे, असेंबली के पास वापस से विचार करने के लिए भेजे या फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। गवर्नर 3 विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई, इसके बाद कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्चीज के आधार पर मतदान हुआ। बिल को पेश करने के लिए इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा का नाम अब बदल दिया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी इसका नाम कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के अंश को भी बदल दिया गया है। पहले 10 और 90 का प्रतिशत हुआ करता था, अब इसे बदलकर केंद्र के लिए 60% और राज्यों के लिए 40% कर दिया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई है, बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का डेटा दिखाकर आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से जोड़ दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ दिए गए, जो कि काफी चिंताजनक है। नए मतदाताओं के जुड़ने से हमारा संदेह और ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर शाम 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा देखा गया है। लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन की शानदार जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा संदिग्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की हार की जांच की गई, खासतौर पर महादेवपुरा विधानसभा में, जहां से बीजेपी को 1,14,000 की लीड मिली थी, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 32,000 वोट से हारी है। 7 फीट ऊंचे वोटर लिस्ट के ढेर से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में पिछड़ गई है, लेकिन महादेवपुरा में उसे एक तरफा वोट मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 मतों की चोरी की गई है। उन्होंने कहा कि एक पते पर 50-50 मतदाताओं के नाम मिले हैं, कई जगहों पर नाम एक थे, तस्वीरें अलग अलग थी।
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सदन के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच दोनों पक्षों ने जमकर चर्चा की है। अपनी अपनी तरफ से इस पर राय रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू ने वंदे मातरम को धोखा दिया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्ति के चलते पूरे गाने को रोका, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया, जिस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस ने तीखी दी और पलटवार करते हुए कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद का प्रतीक बना, जिसकी रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में ही इस गीत को गाया गया। दिल्ली के नोएडा के निठारी कांड में गायब बच्चों के मानव अवशेष मिलने के 20 साल बाद मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को आखिरकार एफआईआर में भी बरी कर दिया गया है। मोहिंदर सिंह पंडेर के घर पर D5 सेक्टर 31 नोएडा में काम करने वाले सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए बरी किया है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अपने फैसले में साल 2006 से जेल में बंद कोहली को तत्काल प्रभाव से रिहा करने के निर्देश दिए। 2005 की शुरुआत से ही निठारी के निवासी महिलाओं और बच्चों के लापता होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई। इन सुधारों के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली तमाम वस्तुओं के दामों में कुछ हद तक कमी हुई है। जो चीजें महंगी थी उसकी दरों में कमी हुई है। पहले 4 टैक्स स्लैब हुआ करते थे जो कि घटाकर अब 3 कर दिए गए, 5%, 18% और साथ साथ 2 स्लैब कर दिए गए, जिसमें से 12 और 28 के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका फिर से एक बार पूरी दुनिया में बजने लगा। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने ऐलान किया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसकी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी कि $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भारत 2.5 से 3 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। 27 अगस्त 2025 से लागू इसे किया गया। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो गया। भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना अमेरिका की ओर से जारी कर दी गई है। नए टैरिफ के साथ ही भारत पर 50% टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो गया। भारत सरकार के मुताबिक भारत ने साल 2030 तक अपना अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया है। तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की GDP और नेशनल अकाउंट्स यानी कि आंकड़ों की गुणवत्ता को C कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि C रेटिंग दे दी है। C रेटिंग जो कि दूसरी सबसे निचली स्तर की मानी जाती है, यह बताता है कि आंकड़ों के साथ बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती है और यही वजह है कि ये C ग्रेड दिया गया है। पुराने पड़ चुके आधार वर्ष और CPI में खाद्य पदार्थों की बहुत ज्यादा भारांक वेटेज होने की वजह से परिणाम स्वरूप भारत कीमतों में उतार चढ़ाव को ठीक व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारत के जो आंकड़े हैं उसको खारिज किया गया है। नतीजन RBI की मौद्रिक नीति भी दोषपूर्ण है और इसकी बुनियादी वजह यह रही कि 2011-12 का आधार वर्ष इसमें रखा गया है, जो कि मापदंडों के मुताबिक ठीक नहीं बैठता है, उस पैमाने पर नहीं बैठता है। 2025 के मुताबिक इसमें बदलाव होना जरूरी था। भारतीय रुपया अपने कमजोरी को रोकने में नाकाम रहा है। लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर भारत का रुपया चला गया। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 92 के पार पहुंच चुका है। बाजार में इस गिरावट को लेकर काफी कोहराम मचा रहा। पिछले कुछ महीनों में रुपया कमजोर पड़ता चला गया। 3 महीने में 2 से 3% गिरावट देखी गई। पिछले 6 महीने में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी भी साबित हुआ। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा देना है। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिए गए। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकारी की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। नॉमिनी का वो व्यक्ति होता है जिसे कि अकाउंट होल्डर नामित करता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद खाते की राशि या संपत्ति को बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए इस बार मिडिल क्लास को साल भर तोहफे दिए। दरअसल साल 2025 में RBI ने रेपो रेट में 4 बार कटौती की है। फरवरी से दिसंबर तक 125 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। रेपो रेट 5.25% पर पहुंच गया। लोन लेने वालों निवेशकों के लिए यह साल बम्पर साबित हुआ। कश्मीर में 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास आतंकवादी हमले में सुरमई बेसारन घाटी में 26 लोग मारे गए। जिंदा बचे लोगों के मुताबिक सेना की वर्दी पहने हुए 3 से 4 लोग दोपहर को पहुंचे और देवदार के जंगलों से उतरकर मिनी स्विट्जरलैंड की इस जगह पर लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। केंद्रीय एजेंसियों ने यह बताया कि प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LAT के एक शेडो ग्रुप
द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ ने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और 7 से 8 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर 23 मिनट तक हमले किए गए। इनमें बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद जैसे स्थान शामिल थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 13 से ज्यादा एयरबेस, ड्रोन सेंटर, एविएशन और रडार स्टेशनों को निशाना बनाया गया, जिससे कि पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए मजबूर हो गया और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। संघर्ष रोकने के लिए भारत से अपील की। 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू हुआ और जो कि 26 फरवरी तक चला। महाकुंभ मेले में 12 कुंभ मेलों के बाद इस महाकुंभ का आयोजन होने की बात सामने आई और इस बार का जो आयोजन था वो 144 साल के बाद हुआ था। ऐसे में शाही स्नान के लिए और पवित्र डुबकी के लिए देश विदेश से कई मेहमान यहां पर पहुंचे और पूरे कुंभ के दौरान इस 45 दिवसीय महाआयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इनमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक शामिल थे और इस दौरान संगम को लेकर लगातार पर्यटन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। 60 अन्य लोग घायल हो गए। भगदड़ रात 1 से 2 बजे के दरमियान ही हुई, जब भारी भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। धक्का मुक्की की वजह से यहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में सरकार ने हालात पर काबू पा लिया। घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद नीचे गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में केवल एक शख्स जिंदा बच पाया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरा। उस वक्त हॉस्टल में 28 लोग मौजूद थे जो मारे गए। प्रारंभिक जांच में इंजन में खराबी और आपातकालीन पावर सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना बताई जा रही थी और इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। गेवरा रोड से बिलासपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन मेमू एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के पीछे की वजह सिग्नल ओवरशूट होना बताया। घायलों को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हादसे की जांच के बाद लोको पायलट की गलती सामने आई। बस्तर में 17 अक्टूबर को ऐतिहासिक सरेंडर के साथ ही 210 नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट आए। इसमें 2 दिन बाद सेंट्रल कमेटी में सरेंडर में शामिल रुपेश समेत 210 नक्सलियों को गद्दार बताया गया था। अब रुपेश और उसके साथ ही सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को एक वीडियो के जरिए मुख्यधारा से जुड़ने की अपील करते हुए भी नजर आया। वीडियो में रुपेश का कहना है कि हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटना उनके लिए एक बड़ा निर्णय था। सोच समझकर उन्होंने ये निर्णय लिया और ये निर्णय बिल्कुल सफल हुआ। ये शांति, प्रगति और सम्मानजनक जीवन के लिए उनकी आस्था को भी दर्शाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर ने डंका बजा दिया और गुजरात के अहमदाबाद को बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पहली रैंक दी गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 75 शहरों को 74 अवार्ड 4 कैटेगरीज में बांटे गए। देश के सबसे साफ शहरों में पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को दूसरा और कर्नाटक के मैसूर को तीसरा स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरीज में गुजरात का शहर सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें छात्रों के लिए भी ये आयोजन कहीं ना कहीं उनके लिए भी जुड़ गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में समापन के बाद नवा रायपुर स्थित M1 बंगले में पीएम मोदी ने प्रदेश के 22 स्कूली छात्रों से सीधे मुलाकात की। आगामी परीक्षा और करियर को लेकर पीएम ने बच्चों से महत्वपूर्ण बातचीत की, उन्हें टिप्स दी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद चखा। रायपुर की विनीता पांडे ने पारंपरिक खेत की खुरमी बनाई, जिसकी पीएम ने तारीफ भी की। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में जीडीपी कॉन्फ्रेंस का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री और साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम देश के आला अधिकारी, डीजीपी के अधिकारी मौजूद रहे तमाम राज्यों के, और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। छत्तीसगढ़ में सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बीजापुर जिले के इलाके में रात को एक सड़क ठेकेदार के परिसर में बने सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। मुकेश 1 जनवरी से लापता हो गए थे। पुलिस ने उनके मोबाइल के अंतिम लोकेशन के आधार पर उनका शव पता किया और पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को ठेकेदार के चचेरे भाई का फोन आने के बाद से मुकेश लापता थे। देर रात उनका फोन भी बंद हो गया, जिसके बाद ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी विस्फोट से पूरा देश सहम गया। शाम करीब 6:52 पर हाई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। आरोपियों में डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, आदिल अहमद शामिल थे और सभी 4 आरोपियों को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, पुलवामा का रहने वाला था, आईएसआईएस से प्रेरित बताया। भोपाल में 40 साल पहले हुई भयानक गैस रसदी के बाद अब कारखाने में जमा कचरे का निपटान किया गया। लगभग 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा जमा हुआ था, जिसको शहर के बाहर जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में नष्ट कर दिया गया। निपटान पीथमपुर में एक जगह किया गया। 12 रिसावरोधी अग्निरोधक कंटेनरों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड प्लांट में जहरीली गैस लीकेज हुई थी, जिसकी वजह से लगभग 15,000 लोग मारे गए। रक्षा अनुसंधान केंद्र डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रलय को 28 और 29 जुलाई 2025 को 2 बार सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण सेना की जरूरतों के मुताबिक किए गए थे, ताकि देखा जा सके कि मिसाइल कम और ज्यादा दूरी पर कितनी सटीकता के साथ वार करती है। भारत की रक्षा ताकत को और इससे मजबूती मिली है। प्रलय एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्टार मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ये मिसाइल ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक है। समुद्र सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, रडार की पकड़ में नहीं आएगी और स्पीड 1.8 से 2.5 मैक तक की हो सकती है, जिससे कि दुश्मन की पल भर में तबाही की जा सकती है। इसकी रेंज 55 से 175 किलोमीटर तक की होगी और ये मिसाइल नौसेना, वायुसेना, थलसेना के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अनडॉक कर लिया है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भविष्य के मिशनों जैसे कि चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को इससे मदद मिलेगी। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक खास मिशन है, जिसमें यह जांचा गया कि 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जुड़ सकते हैं या फिर उनको अलग किया जा सकता है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा करने के लिए भारत पहुंचे और जिसमें पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई, बिजनेस फोरम को संबोधित किया। हालांकि दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर सहमति बनी। भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी समझौता किया है। दोनों देश डॉक्टरों, अस्पतालों, हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए अनुभव साझा करेंगे। भारत और रूस ने शिपिंग, पार्ट्स, जहाज निर्माण, अटलांटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। भारत और रूस ने 2030 तक आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को लेकर विशेष कार्यक्रम जारी किए। इंडिगो एयरलाइंस संकट के चलते 10 दिन में हजारों हवाई यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ा। यही नहीं, जहां पर एयरलाइन कंपनी की मार्केट वैल्यू के साथ उसको नुकसान पहुंचा, तो वही संकट के चलते ग्राहकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ऐसे में इंडिगो पर भी जुर्माना लगाया गया। इंडिगो के ऑपरेशंस में 10% कटौती कर दी गई, जिससे उसकी रोजाना की करीबन 2200 उड़ानों में से 220 फ्लाइट्स को कम कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया कि इंडिगो की नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया, खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया। सभी मैचों को जीतकर भारत का झंडा बुलंद किया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए थे और भारत ने यह लक्ष्य 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने अपने जबरदस्त खेल से वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीता है। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। सेमीफाइनल में ईरान को हराकर फाइनल में चीनी ताइपे को टक्कर दी और इस खेल में भारतीय महिलाओं को प्रदर्शन को लेकर उनकी तारीफ हुई और ये साबित कर दिया भारतीय महिलाओं ने कि कबड्डी में भी भारतीय महिलाएं दुनिया में सबसे बेहतरीन टीम है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत लिया। इस जीत ने महिला क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दे दी है और भारतीय महिला किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ये फिर से एक बार साबित किया। इस टूर्नामेंट ने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने न केवल अपने खेल से बल्कि अपनी रणनीतिक सोच और टीम वर्क से सभी को हैरान कर दिया। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक अंदाज में खेला गया, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस महामुकाबले में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब मैच खेला गया तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी शुरुआत की और लेकिन भारतीय गेंदबाज ने दमदार वापसी करते हुए पूरी टीम को 19.1 ओवर में महज 146 रन पर समेट दिया और भारत ने यह लक्ष्य 147 रनों का आसानी से हासिल करते हुए एशिया कप अपने नाम कर लिया। तो इसी के साथ यादें 2025 में इतना ही। 2025 ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया और हमें 2026 के लिए तैयार भी किया है। ऐसे में
आने वाले साल के लिए आप सभी को हरिभूमि INS 24/7 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल मंगलमय हो, आपके लिए स्वास्थ्य लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।